Hello 11th class student, this is Mike Kurana with a new video on kinematics. In last video, we have discussed algebraic method to derive the equations of motion. उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल वीडियो भी की थी इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। अब हम एक नया मेथड करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने का, दैट इज कैलकुलस मेथड। देखिए कैलकुलस मेथड का मतलब क्या है। हमने अब तक दो मेथड पढ़े हैं, एक ग्राफिकल मेथड जिसमें हमने ग्राफ को यूज किया था, एक हमने किया था एल्जेब्रिक मेथड जिसमें हमने इक्वेशंस को यूज किया था, एल्जेब्रा को यूज किया था। अब जो हम कर रहे हैं दैट इज कैलकुलस मेथड। कैलकुलस होता क्या है? देखिए कैलकुलस का मतलब होता है, कैलकुलस एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो जिसके अंदर बेसिकली दो ही पार्ट होते हैं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। वो आप ट्वेल्थ क्लास में डीपली स्टडी करेंगे। 11th क्लास में भी लिमिट एंड डेरिवेटिव आपके सिलेबस में है जो आप स्टडी करेंगे। डेरिवेटिव का मतलब भी डिफरेंशिएशन से ही होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, यहाँ फिजिक्स में भी हम कैलकुलस का यूज करके, कैलकुलस जो हमारा मैथमेटिक्स की ब्रांच है उसको हम यूज करके, उसके मेथड्स को यूज करके हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इंटीग्रेशन, हम यहाँ पर बेसिकली यूज करेंगे कैलकुलस का एक फिनोमेना दैट इज इंटीग्रेशन, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मैं बेसिक मीनिंग बता देता हूँ। देखो इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग होता है इंटीग्रेट करना, जोड़ना, छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के बड़ा पार्ट बना देना, उसको हम बड़ा सरफेस क्रिएट कर देना, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट जनरली मीनिंग आपको पता ही है, इंटीग्रेट का मीनिंग होता है जोड़ना, तो वही मीनिंग है इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि छोटे पार्ट्स को अगर आपको बड़ा करना है तो आप इंटीग्रेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन का यूज ये होता है, जब छोटी चीज हो और उसको बड़ा करना तो इंटीग्रेट कर दीजिए, जोड़ दीजिए सबको, तो इंटीग्रेट हो जाता है। उसका एक फॉर्मूला जो आपका यूज होना है इक्वेशंस ऑफ मोशन में, वही फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि वैसे तो इंटीग्रेशन के इतने फॉर्मूलाज हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज हैं और आप ट्वेल्थ क्लास में उसको बहुत स्टडी करेंगे अपने मैथमेटिक्स में। मैं यहाँ पर एक ही फॉर्मूला डिक्टेट कर रहा हूँ आपको, जो फॉर्मूला आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन में काम आएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, वो फॉर्मूला है, देखिए ये जो आपको एस टाइप का सिंबल दिख रहा है ना, ये दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। अगर ये सिंबल लगा हुआ है इसका मतलब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे कि प्लस का सिंबल होता है, ये प्लस का सिंबल है, इसका मतलब आप क्या है, आप समझ जाते हो कि इसका मतलब ये है कि u और at प्लस हो रही है ना। मतलब इसी तरीके से इंटीग्रेशन का भी एक सिंबल होता है, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये एस शेप का जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका मतलब इंटीग्रेशन हो रहा है। किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, ये बड़ी बात है। इंटीग्रेशन जिसका होता है वो यहाँ आता है, इस साइन के जस्ट आगे। ये देखो यहाँ पर x की पावर n लिखा हुआ है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, किसी ना किसी चीज के रिस्पेक्ट में होता है हमेशा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर dx लिखा हुआ है, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है बेटा। तो ये टर्म आपको समझ में आया कि ये सिंबल इंटीग्रेशन का है, जिसका इंटीग्रेशन होता है वो यहाँ आता है, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो यहाँ। x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे होगा, उसका इंटीग्रेशन याद रखना कि पावर को एक प्लस कर देना है, x की पावर n है ना, तो n प्लस वन कर दिया, डिवाइड में उसी पावर पे प्लस वन करके डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है। x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे होगा, x की पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन, पावर में एक ऐड कर दो, बाय में डिवाइड करके ऐड करके ऐड डिवाइड भी कर दो, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल x की पावर टू है, तो x की पावर टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर टू प्लस वन बाई टू प्लस वन, एक्स की पावर थ्री बाई थ्री, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन अब यहाँ पर ना इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट का मतलब देखिए, इंटीग्रेशन में ना यहाँ पर लिमिट भी दी होती है, यहाँ पर और यहाँ पर। लिमिट का मतलब देखो, अब मैंने इसको इंटीग्रेट करना है इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन कई कई बार ये बता रखा होगा कि इस लिमिट के अंडर इसको इंटीग्रेट करना है। भाई 0 to 5 इंटीग्रेट करो, 0 to s इंटीग्रेट करो, मतलब कुछ भी हो सकता है, लिमिट भी हो सकती है। जब लिमिट दी होती है तब उस इंटीग्रल को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल।
जब लिमिट ना दे रखी हो, जैसे इसमें नहीं दे रखी, तो उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन जब भी होगा, जब लिमिट नहीं होगी, तब आपको प्लस में सी जरूर लगाना है। ये सी एक कांस्टेंट के लिए होता है, ठीक है बेटा। ये कांस्टेंट सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इसके प्लस में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये इनडेफिनेट है, हमें इसकी लिमिट नहीं पता है, इसीलिए यहाँ पर कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर डेफिनेट हो, हम यहाँ पर डेफिनेट ही यूज करेंगे। तो डेफिनेट जब होगा तो यहाँ पर लिमिट होगी कि यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तब ये सी नहीं आएगा। तब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन होने के बाद, जैसे कि मान लो डेफिनेट है, 0 to 2 लिख रखा है, 0 to s लिख रखा है, कुछ भी लिख रखा है, तो इंटीग्रेशन हुआ, सी तो नहीं आया, सिर्फ ये आया एक्स की पावर एन प्लस। तो इंटीग्रेशन होने के बाद ये जब आया, तो उस इस को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिमिट लगानी होती है कि मान लो 0 to 2 लिख रखा है, तो 0 to 2 लिमिट लगा दी। इंटीग्रेशन होने के बाद लिमिट लगती है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, 0 to 2 लिमिट लगा दी। उसके बाद पहले अपर लिमिट पुट करो x की जगह, x की जगह क्या पुट करो, 2 पुट करो, माइनस करके जो लोअर में है 0 से 2 था ना, तो 0 पुट करो x की जगह, x की जगह, ठीक है बेटा। तो 2 की पावर n+1 बाय n+1 माइनस 0 की पावर n+1 बाय n+1, ऐसे हो जाएगा। समझ में आई? मैंने आपको बता दिया लिमिट्स कैसे पुट करनी है। मान लो यहाँ पर लिमिट दे रखी है, लिमिट दे रखी है, तो ये सी नहीं आएगा। मैंने आपको बताया डेफिनेट इंटीग्रल में सी नहीं आता। तो इंटीग्रेशन हो गया। ये इंटीग्रेशन होने के बाद, जो भी इंटीग्रेशन होने के बाद आएगा, उसको एक क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर बंद करके उसमें लिमिट लगा देनी है, जो भी लिमिट दे रखी है। जैसे 0 to 2 है, 0 to s है, तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट में बंद करके 0 to s लिख दिया, 0 यहाँ, s यहाँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करने का तरीका देखो, पहले अपर लिमिट जैसे s है, तो x की जगह s लिख दो, माइनस करके लोअर लिमिट x की जगह 0, ठीक है। अभी मैं आपको डेरिवेशन करवाऊंगा, उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व होता है। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, ये होता है इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक बात और बता देता हूं मैं इस फॉर्मूला में। मान लो इस x की n के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, मान लो k है, या 2 है, या 3 है, कुछ भी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, तो उस केस में उस मल्टीप्लाई वाली क्वांटिटी को आपको बाहर ले लेना है, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, यहां पर x की पावर अगर 0 हो, n की जगह 0 हो, तो x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। x की पावर 0 का मतलब 1 होता है ना। तो मतलब 1 इंटू डी एक्स है, मतलब अगर यहाँ पर x की पावर 0 है, इसका मतलब वहां पे 1 है, 1 इंटू डी एक्स है, मतलब अकेले 1 इंटू डी एक्स dx होता है, इसका मतलब dx रह जाएगा। तो dx अकेला अगर लिख रखा है और उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर आप x की पावर 0 मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि dx अकेला है, इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1 तो कर ही सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 की जगह x की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अकेला dx है तो मल्टीप्लाइड में x की पावर 0 लिख सकते हो, और फिर वही फॉर्मूला लगा सकते हो x की पावर n वाला, x की पावर n+1 बाय n+1। x की पावर 0 है तो x की पावर 0+1 बाय 0+1, तो x की पावर 0+1 मतलब 1, x की पावर 1 हो गया, बाय में 0+1 मतलब 1, x की पावर 1 बाय 1 मतलब x रह गया। तो dx का इंटीग्रेशन जब अकेला dx होगा तो उसका इंटीग्रेशन x होगा, ठीक है। समझ जाओ कि dx का अगर इंटीग्रेशन है तो वो x ही होगा, शॉर्ट में याद भी रखना। लेकिन क्यों हुआ x, क्योंकि dx के मल्टीप्लाइड में x की पावर 0 लिख सकता हूं मैं, और उस पे x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहां से आगे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पे चलते हैं। तो आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो ये है, आपको पता है पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at है, दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s है। ये तीन इक्वेशन आपको पता है, ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशंस को हम कैलकुलस मेथड से कैसे डिराइव करेंगे वो अब आप देखेंगे। देखिए, आपने मान लिया एक ऑब्जेक्ट, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है,
विद वेलोसिटी u, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, u वेलोसिटी से, एंड रीचेस टू पॉइंट b, और b पॉइंट पर रीच करता है कितने टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t, एंड आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस s विद वेलोसिटी v, v से पहुंचता है यहां पर b पर। देखिए a से चल रहा है ऑब्जेक्ट, कितनी स्पीड से, इनिशियल स्पीड u है, b पर पहुंचता है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है s, कितना टाइम लेता है t, और कितनी वेलोसिटी से यहाँ रीच करता है v। तो फाइनल वेलोसिटी v हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, टाइम टेकन t हो गया, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट s हो गया। ठीक है बेटा, ये चीजें गिवन है। अब पहली इक्वेशन को हम डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है, एज वी नो दैट a इज इक्वल टू में dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो dv बाई dt होता है। ठीक है बेटा, अच्छा, तो यहां से अगर मैं dt को इधर ले जाऊं तो यहां पर adt हो जाएगा बेटा, dt को इधर ले गया तो adt बन जाएगा, इज इक्वल टू में dv बन जाएगा, तो dv इज इक्वल में adt हो गया। ठीक है बेटा, अच्छा, तो ये हमारी पहली इक्वेशन बना ली मैंने, मतलब फर्स्ट इक्वेशन डिराइव नहीं हुई है, ये मैंने इस डेरिवेशन की फर्स्ट इक्वेशन बना ली। अच्छा, नाउ दिस dv इज वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, आपको दिख रहा है कि dv जो है, मैंने आपको बताया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाय स्मॉल टाइम, है ना। तो dv जो है वो वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है, लेकिन हमारी जो वेलोसिटी है वो u से v तक चेंज कर रही है। आपने ऊपर गिवन सिचुएशन देखी ना कि इनिशियली तो उसकी u वेलोसिटी थी और फाइनल v वेलोसिटी थी, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है u से v तक, है ना। लेकिन dv तो बहुत छोटा चेंज है, वेरी स्मॉल चेंज है, हमारी वेलोसिटी u से v तक चेंज हो रही है। लेकिन जो dt है, dt जो यहाँ पर दे रखा है, दिस इज वेरी स्मॉल टाइम, लेकिन हमारा जो टाइम है वो 0 से t तक चेंज हो रहा है। जब वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था a से, तब 0 टाइम था, यहाँ पर पहुंचने में उसको t टाइम लगा, तो 0 से t तक उसको टाइम उसका चेंज हो रहा है। टाइम इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to t, but we are taking very small time dt. So we will integrate first equation both sides under limits. पहली इक्वेशन जो हमारी है, कौन सी पहली इक्वेशन है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ बनी थी, सॉरी, ये वाली। इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट कर दिया अंडर लिमिट, लिमिट के अंडर किया, क्योंकि वेलोसिटी की लिमिट आपको पता है कि वेलोसिटी कहां से कहां तक बदल रही है, u से v तक बदल रही है, इसीलिए dv को इंटीग्रेट कर दिया u to v। अच्छा, यहाँ पर a dt था, a कांस्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होती है तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेना होता है, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो a कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिया और dt का इंटीग्रेशन कर दिया अंडर लिमिट 0 to t, क्योंकि टाइम कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से t, है ना बेटा। अच्छा, तो यहां से 0 से t तक dt को इंटीग्रेट कर दिया, u to v से तक dv को इंटीग्रेट कर दिया, तो dv का अभी आपको मैंने बताया, dx का जो ऊपर मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x हो जाता है, क्योंकि dx के मल्टीप्लाई में हम क्या लिख सकते हैं, यहां बताया था ना, dx अकेला हो तो उसका इंटीग्रेशन x होता है, क्योंकि dx के मल्टीप्लाई में x की पावर 0 लिख सकता हूं, है ना। तो x की पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1 होने के बाद x ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर t dt है अकेला, dv है अकेला, तो मल्टीप्लाइड में v की पावर 0 लिख सकता हूँ, फिर वही x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, है ना। तो आंसर क्या आएगा, dv का इंटीग्रेशन, जैसे x की पावर n का क्या आया था, x की पावर 0 का x आया था, तो ऐसे ही v की पावर 0 का क्या आएगा, v आएगा, तो dv का इंटीग्रेशन होगा v। ठीक है बेटा, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मैंने u to v लिख रखा है, देखो वैसे तो ये u से v ऐसे लिखना है आपको, नीचे u ऊपर v, थोड़ा सा कंप्यूटर प्रॉब्लम की वजह से मैंने इस तरीके से लिख रखा है u to v। ठीक है, लिखना आपको ऐसे है u to v ऐसे, लेकिन मैंने वैसे लिख रखा है u to v ऐसे लिख रखा है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको नोटबुक में जब लिखना है तो u नीचे लिखना है और v ऊपर लिखना है, क्योंकि लिमिट इंटीग्रेशन होने के बाद लिमिट पुट की जाती है नीचे, ये वाली लिमिट, ऊपर ऊपर वाली लिमिट। ठीक है, ऐसे ही a dt का अकेला dt है तो t की पावर 0 लिख सकते हैं, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, आपको पता है, जैसे x की पावर 0 का x आया था, वैसे t की पावर 0 का t आएगा। ठीक है बेटा, तो t आ जाएगा, फिर लिमिट लगानी है 0 टू t, फिर मैंने इस तरीके से लिख रखा है 0 टू t। ठीक है बेटा, तो ये लिमिट होगी, फिर क्या पुट करना होता है, पहले अपर लिमिट आपकी v है, v की जगह v पुट कर दिया, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, v की जगह क्या आएगा, u आएगा, u पुट कर दिया, इज इक्वल टू में, यहां पर भी पहले अपर लिमिट t है, t है ना अपर लिमिट, तो t को पहले t की जगह पुट किया तो t आया, माइनस t को 0 की जगह, 0 को t की जगह पुट किया तो 0 आ गया,
तो t माइनस जीरो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर v माइनस यू इज इक्वल टू में a इंटू टी माइनस जीरो हो गया। टी माइनस जीरो तो कुछ नहीं होता, तो यहाँ तो ए टी बच जाएगा, इज इक्वल में v माइनस यू है। u को इधर ले जाओ तो v इज इक्वल में u प्लस ए टी आ जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड अब यूज कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन को यूज करके इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव कर ली। ठीक है बेटा, अच्छा इसके बाद आती है सेकंड इक्वेशन। आपके सामने सेकंड इक्वेशन भी है, देखिए बेटा सेकंड इक्वेशन किस तरीके से डिराइव करते हैं। हमें पता है एज वी नो दैट v इज इक्वल टू में ds बाय dt है। ठीक है, ds बाय dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय वेरी स्मॉल टाइम, है ना। दिस रेशियो विल गिव्स अस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बहुत एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी होती है ये, और छोटी सी डिस्प्लेसमेंट होती है ये, छोटा सा ही टाइम होता है। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो dt को इधर ले जाऊं तो ds इज इक्वल में vdt हो जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली है, इस डेरिवेशन की पहली इक्वेशन बन गई है। ठीक है बेटा, अच्छा फिर हमने क्या किया, ds आपको पता है कि बहुत ज्यादा छोटी डिस्प्लेसमेंट है, ये जो ds है बहुत ज्यादा छोटी डिस्प्लेसमेंट है, dt जो है वो बहुत ज्यादा छोटा टाइम है, लेकिन हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो से एस तक कवर हो रही है। मैंने जो ऊपर गिवन सिचुएशन ली थी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट एस कवर हो रही है, तो यहाँ पर जीरो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर पहुंचने के बाद एस डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेरी कर रही है जीरो से एस तक, है ना। डिस्प्लेसमेंट, बट अवर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज जीरो टू एस, डिस्प्लेसमेंट जीरो से एस तक कवर हो रही है, और जो टाइम वेरी कर रहा है वो जीरो से टी तक कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया ही था कि जब स्टार्ट हुआ था जीरो टाइम था, जब वो फाइनली पहुंचा तो टाइम टी हो गया था, तो टाइम वेरी कर रहा था जीरो से टी तक। लेकिन यहाँ तो छोटा टाइम है dt, यहाँ तो छोटी डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर छोटी चीजों को बड़ा करना हो तो मैंने बताया कि इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया। वी विल इंटीग्रेट फर्स्ट इक्वेशन गिवन अबाउट अंडर द लिमिट्स, लिमिट्स के अंडर हमने इंटीग्रेट कर दिया, ds को इंटीग्रेट कर दिया, देखो जीरो टू s तक, क्योंकि ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, जीरो टू एस तक इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो से एस तक चेंज हो रही है। यहाँ पर dt है, टाइम वेरी कर रहा है ना, टाइम वेरी कर रहा है तो यहाँ पर टाइम की लिमिट आ जाएगी जीरो से टी। ठीक है बेटा, v सामने था ही। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अच्छा अब यहाँ पर बच्चों को क्वेश्चन आता है, सर क्या v को बाहर लेना है, जैसे कि हमने ऊपर a dt में, यहाँ पर a dt में a को बाहर लिया था, क्या यहाँ पर v को बाहर लेना, नहीं बेटा, v इज फाइनल वेलोसिटी, तो v बाहर नहीं लेना है, फाइनल वेलोसिटी चेंज करती है ना, फाइनल वेलोसिटी कैन बी वेरी। तो जब वेरिएबल क्वांटिटी होती है तो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लेते, सिर्फ कांस्टेंट क्वांटिटी को लेते हैं। जैसे ऊपर हमने a को बाहर रखा था, क्योंकि वो a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हम केस लेते हैं, तो a एक कांस्टेंट होता है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए अब यहाँ v कांस्टेंट नहीं है, तो क्योंकि v इज इक्वल में u प्लस एटी होता है, v तो t के साथ वेरी करता है, तो v इज इक्वल u प्लस एटी होता है, v इज वेरिंग विद टाइम, तो इट मीन्स v अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो v इज नॉट कांस्टेंट, तो v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे u प्लस एटी। ठीक है, इंटू में dt चल रहा है, ठीक है, v की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी इस इक्वेशन में, यहाँ v की जगह u प्लस एटी पुट कर दिया, तो हमारा बन गया जीरो टू टी u प्लस एटी इंटू डी इज इक्वल टू में जीरो टू एस डी एस। ठीक है बेटा, अच्छा ये चल ही रहा था। फिर हमने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लिया, dt को इससे मल्टीप्लाई कराया udt हो गया, dt को इससे मल्टीप्लाई कराया atdt हो गया, है ना। फिर अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, udt में इसे u मैंने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल रखा है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, वो वेरिएबल नहीं होती है, तो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दी, प्लस atdt, a कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हम इक्वेशन डिराइव करते हैं, तो ये a कांस्टेंट हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, तो a को बाहर निकाल लिया, अंदर रहा सिर्फ t इंटू में dt। ठीक है बेटा, और इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग कर दिया, u dt का अलग से इधर हो गया, देखो जीरो टू t, और t dt और a का अलग से कर दिया जीरो टू t, इधर ये चल ही रहा था। ठीक है बेटा, इसके बाद अब आप देखें, थोड़ा सा ध्यान से समझना, dt का इंटीग्रेशन p होगा, क्योंकि आपको पता है dt अकेला है तो साथ में t की पावर जीरो मान सकते हो, फिर वो t की पावर जीरो का वही x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर क्या आना है, x आता था ना, x की पावर जीरो में, तो t की पावर जीरो में t आ जाएगा, t आ गया। मैंने यहाँ पर जीरो टू t लिमिट लिख दी, वैसे आपको क्या लिखनी है, जीरो नीचे t ऊपर, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख रखी है जीरो टू t।
आपको नोटबुक में लिखना है 0 यहाँ पर, टी यहाँ पर, प्लस ए, ए यहाँ पर था ही, टी डी टी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर टी की पावर 1 है ना बेटा। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला था एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, तो यहाँ पर टी की पावर 1 है, तो वही फॉर्मूला लगा दो, टी की पावर 1 प्लस 1 मतलब टी की पावर 2 बाय 1 प्लस 1 मतलब 2, फॉर्मूला वही लग रहा है, एक्स की पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1। ठीक है, टी की पावर 1 थी, प्लस 1 कर दिया, बाय में 1 प्लस 1 कर दिया, तो टी स्क्वायर बाय 2 हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, किसका, टी डी टी का इंटीग्रेशन। आपको पता है इंटीग्रेशन पुट होने के बाद आप क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ 0 टू टी लिमिट पुट कर दी। आपको यहाँ 0 लिखना है, यहाँ टी लिखना है। डीएस का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस, फिर इसकी लिमिट 0 टू एस है, यहाँ नीचे 0 लिखना है, ऊपर एस लिखना है, मैंने इस तरीके से लिख रखा है 0 टू एस, आपको नोटबुक में ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है बेटा, फिर आप क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, जैसे अपर लिमिट आपकी यहाँ पर टी है, तो टी की जगह टी पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट आपकी 0 है, तो टी की जगह 0 पुट कर दिया, तो टी माइनस 0 हो, ठीक, प्लस ए, टी स्क्वायर बाय 2 है, पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे बेटा, तो टी की जगह टी आ जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2 ही रहेगा, माइनस टी की जगह 0 पुट कर देंगे, तो 0 स्क्वायर बाय 2 मतलब 0 ही हो जाएगा, तो 0 आ गया, इज इक्वल टू में पहले अपर लिमिट एस है, एस की जगह एस आएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो माइनस 0 आ गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ बच गया सिर्फ और सिर्फ एस, इज इक्वल टू में देखो u इंटू में टी, यू टी प्लस हाफ ए इंटू में क्या बचा हुआ, देखो हाफ यहाँ से आया 1/2 था ना, हमने बाहर निकाल लिया 1/2, ए टी स्क्वायर बचा हुआ है, तो टी स्क्वायर आ गया, तो s इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ फंक्शन। तो आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए हमने क्या किया, ये लेके चले हम v इज इक्वल में ds बाई dt, यहाँ से हमने ds निकाल लिया, दैट इज v dt, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। फिर इस इक्वेशन को हमने लिमिट के अंदर इंटीग्रेट कर दिया, 0 टू s और 0 टू t के अंदर इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद हमने v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, v इज इक्वल टू u प्लस dt, इस इक्वेशन में पुट कर दी। पुट करने के बाद अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, और जो जो कांस्टेंट थे, जैसे u कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, a कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, इक्वल में ये चल ही रहा। फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया, dt का इंटीग्रेशन t हुआ और लिमिट 0 से t, ऐसे यहाँ पर टी डी टी का t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, टी स्क्वायर बाय 2 हो गया, लिमिट 0 से t हो गया। ds का इंटीग्रेशन s होता है, 0 टू s, तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, t पुट किया यहाँ पर, माइनस लोअर लिमिट 0 आ गया, प्लस a, पहले अपर लिमिट t की जगह t आया, टी स्क्वायर बाय 2 हो गया, माइनस लोअर लिमिट 0 आ गया। ठीक है बेटा, फिर पहले अपर लिमिट s की जगह s पुट किया, माइनस 0 लोअर लिमिट हो गया, तो हमारा इक्वेशन ऑटोमेटिकली आ गई, s इज इक्वल टू में ये u इंटू में t, ut बच गया, प्लस 1/2 यहाँ से बाहर ले लिया, 1/2 a टी स्क्वायर बचा, ये तो 0 ही था, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। ठीक है बेटा, इसके बाद आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने डिराइव की, देखिए बेटा, एज वी नो दैट a इज इक्वल में dv बाय dt होता है, हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होती है वो dv बाय dt होती है, हमने पढ़ रखी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अभी फर्स्ट इक्वेशन में भी यूज की थी। सो वी कैन राइट इट एज, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो dv बाय dt है, उसको हम dv बाय dt को मल्टीप्लाई करके ds मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ds से डिवाइड भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मल्टीप्लाई भी उसी चीज से कर रहे हैं और डिवाइड भी उसी चीज से कर रहे हैं, ds और ds, तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है बेटा, फिर हमने इसको अरेंज कर लिया, ds को इसके नीचे ले गया, dt को इधर ले गया, dv बाय ds हो गया, ds को इधर ले गया ना, तो dv by ds मल्टीप्लाइड बाय ds by dt, ds by dt, dt इधर चला गया ना, तो dv by ds मल्टीप्लाइड बाय ds by dt, दिस इज एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, अच्छा ds by dt आप पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ चेंज, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल टाइम, अभी मैंने ऊपर भी बताया था पिछले इक्वेशन को डिराइव करने से पहले, आप देख सकते हैं, ये देखो v is equal to में ds by dt यूज किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, तो यहाँ पर वही चीज हम यूज करेंगे कि ये जो v जो होता है वो ds by dt होता है, तो इस ds by dt की जगह मैंने v लिख दिया और मल्टीप्लाइड बाय dv by ds चल ही रहा है, इज इक्वल टू में एक्सेलरेशन है। ठीक है, देन अब इस ds को जो नीचे है डिनोमिनेटर में है, इसको हम इधर ले गए, तो बचा क्या, ads इज इक्वल टू में v इंटू में dv बचा, ds को तो इधर ले गए, तो ads इज इक्वल टू में v dv। अब देखिए ये छोटी डिस्प्लेसमेंट है, ये छोटी वेलोसिटी चेंज है, तो बड़ा वेलोसिटी चेंज करना है, वेलोसिटी चेंजिंग फ्रॉम u टू v,
डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग फ्रॉम यू जीरो टू एस, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जीरो टू एस चेंज हो रही है, वेलोसिटी यू टू भी चेंज हो रही है। तो बड़ा चेंज दिखाने के लिए हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हमने दोनों को तरफ इंटीग्रेट कर दिया। तो एडीएस का इंटीग्रेशन हुआ जीरो टू एस, वीडीवी का इंटीग्रेशन हुआ यू टू वी, क्योंकि वेलोसिटी वेरी कर रही है यू से वी तक और डिस्प्लेसमेंट जीरो से एस तक। ठीक है बेटा, ए कांस्टेंट था वो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया और डीएस का इंटीग्रेशन आ गया एस। डीएस अकेले का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाइड में एस की पावर जीरो होगा, एस की पावर जीरो को आपको पता ही है क्या होता है, एस होता है। तो एस आ गया, डीएस का इंटीग्रेशन एस आ गया, ए बाहर निकाल लिया था, फिर लिमिट लगा दी जीरो टू एस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर वी डीवी है, वी की पावर वन है ना, यहाँ पर वी की पावर वन प्लस वन बाय वन प्लस वन, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा दिया, वी की पावर वन प्लस वन मतलब वी की पावर टू, है ना, वी की पावर वन प्लस वन का मतलब वी की पावर टू, बाय में वन प्लस वन मतलब वी स्क्र बाय टू। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया वी स्क्र बाय टू, लिमिट क्या है u से v तक, तो u टू v, ये देखो यहाँ लिख रखा है, लिमिट लगा रखी है, आपको लिखनी है नीचे u ऊपर v, नॉट यहाँ पे ऐसे नीचे जीरो ऊपर s। ठीक है बेटा, अच्छा अब देखिए बेटा, पहले अपर लिमिट पुट कर दी, s की जगह s आया, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, s की जगह जीरो आ गया, तो s माइनस जीरो, ये अपर लिमिट है ना बेटा, अपर लिमिट यहाँ पुट किया इसकी जगह ऐसा है, माइनस लोअर लिमिट एस की जगह जीरो पुट किया तो जीरो आ गया, इज इक्वल टू में यहाँ पर भी वही, पहले अपर लिमिट वी है, वी की जगह वी पुट किया, वी स्क्वायर बाय टू आ गया, माइनस लोअर लिमिट यू है तो वी की जगह यू पुट किया, यू स्क्वायर बाय टू आ गया। सो इक्वेशन बिकम्स, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे बाय में टू है तो टू एलसीएम आ गया, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू हो गया, इज इक्वल टू में क्या आ गया ए एस। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, यहाँ पे था ना वी स्क्वायर बाय टू माइनस यू स्क्वायर बाय टू, तो हमने क्या किया, टू को एलसीएम ले लिया तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू में क्या बन गया, ए एस बन गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो टू इधर चला जाएगा, टू ए एस, टू एस हो जाएगा, और ये माइनस यू स्क्वायर दूसरी तरफ चला जाएगा तो प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, ये थर्ड मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, देखिए हमने क्या किया, एक्सेलरेशन लेके चले dv बाई dt, ठीक है, जो हमारी इंस्टेंटेनियस होती है, फिर उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया ds से और डिवाइड कर दिया dx से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज से मल्टीप्लाई कराएंगे डिवाइड कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ds को इधर ले आए, अरेंज कर लिया, dt को इधर ले गए, तो dv बाई ds मल्टीप्लाइड बाई ds बाई dt। ठीक है बेटा, आपको पता है ds बाई dt जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल टाइम, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, v होती है। तो हमने इसकी जगह इस चीज की जगह v लिख दिया, यहाँ लिख दिया, इनटू में dv बाई ds चल रहा है इज इक्वल में a चल रहा है, तो हमारा देन क्या बन जाएगा, इस ds को मैं इधर ले आया, ads बन गया इज इक्वल में vd बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ देखिए, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये स्मॉल टाइम है, वेरी स्मॉल स्मॉल वेलोसिटी है dv। तो स्मॉल वेलोसिटी को बड़ी वेलोसिटी में बदलने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं u से v तक। ठीक है बेटा, और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपकी u थी और फाइनल v थी, वेलोसिटी चेंज हो रही थी u से v तक और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही थी 0 से s तक, तो अंडर द लिमिट अपने इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, तो a ds का इंटीग्रेशन 0 टू s, v dv का इंटीग्रेशन u टू v। ठीक है बेटा, a एक कांस्टेंट था वो इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे और ds का अकेले का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, लिमिट लगा दी 0 टू s, v dv का v की पावर 1 है तो v की पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 तो v स्क्वायर बाय 2 हो गया। ठीक है, लिमिट u टू v, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, v की जगह v आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2, माइनस लोअर लिमिट v की जगह u आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2, तो हमारी यहाँ पर भी हमने पहले अपर लिमिट पुट करी s की जगह s माइनस जीरो। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट आएगी ना जीरो, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल में a इंटू में s माइनस जीरो, a इंटू एस माइनस जीरो ए एस हो जाएगा, फिर यहाँ पे वी स्क्वायर बाय टू माइनस यू स्क्वायर बाय टू का टू एलसीएम ले लिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ऊपर बच गया न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे टू को हम इधर ले गए तो टू ए एस बच गया, टू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर माइनस का जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस आ गया। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने डिराइव कर ली। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कैलकुलस मेथड से भी डिराइव कर ली, तो हमारा तीनों मेथड हमने कर लिए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अगली जो वीडियो होगी उसमें हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव करेंगे, जो होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड की इक्वेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां तक मैंने आपको तीनों मेथड करा दिए हैं, ठीक है, और हमारा बहुत कुछ कवर हो चुका है पहले चैप्टर का, जो हमारा पहला चैप्टर था 11th का। ठीक है बेटा, तो यहां तक आप स्टडी करें,
वॉच करें वीडियोस, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई सजेशन है वीडियोस के अबाउट तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।